गाइस, तो ये टाइप की क्लासेस हैं आपके लिए मैराथन, जिसमें हर एक सब्जेक्ट की एक एक यूनिट में डे बाय डे कंप्लीट कराती हूँ। आज मैं यूनिट फर्स्ट शेयर करने वाली हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग की, जिसमें लास्ट 10 ईयर में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे सिर्फ वही डिस्कस करूंगी। अदर वीडियोस की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता है कि मूल्यांकन तथा मापन में अंतर, और इस वीडियो का फायदा ये है आपको मापन भी समझ आ जाएगा और मूल्यांकन भी समझ आ जाएगा और अंतर भी समझ आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट मापन देखते हैं कि मापन का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, और मापन में व्यक्तित्व के कुछ ही आयामों की परीक्षा संभव होती है। यानी कि मापन का जो पोर्शन है वो लिमिटेड है, उसमें हम हर एक चीज कोई परीक्षा नहीं ले सकते। लेकिन जो मूल्यांकन का क्षेत्र है वो व्यापक होता है और इसमें छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा ली जा सकती है। सेकंड पॉइंट, मापन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि क्वालिटेटिव अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, मापन एक साधन है और अपने आप में साध्य है, मूल्यांकन अपने आप में साध्य है, यानी कि वो साधन नहीं है। फोर्थ पॉइंट, मापन किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता, यानी कि मापन से हम एक ही चीज को सर्च कर सकते हैं, एक ही चीज को मेजर कर सकते हैं, तो उससे छात्र के संबंध में सभी जो धारणाएं हैं वो हम स्पष्ट नहीं कर सकते। लेकिन मूल्यांकन के द्वारा हम किसी भी छात्र के लिए जो भी विशिष्ट धारणाएं हैं वो प्रस्तुत कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि मापन का जो कार्य है वो एविडेंस और कलेक्टिव करना होता है, और मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकालना होता है। क्लियर। देन सिक्स पॉइंट है कि मापन में अधिक श्रम व समय की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि मेजरमेंट है जो आपका वो हम इजीली कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट जहाँ पे वैल्यूएशन की बात आ जाती है उसमें अधिक श्रम और समय की आवश्यकता पड़ती है। सेवन पॉइंट है, मापन पाठ्य वस्तु केंद्रित है, यानी कि पाठ्य वस्तु के द्वारा मापन किया जा सकता है, लेकिन मूल्यांकन ऑब्जेक्टिव है, उसके उद्देश्य केंद्रित होता है वो। देन है, मापन उन निरीक्षणों की ओर संकेत करता है जो अंकात्मक रूप में होते हैं, और मूल्यांकन के अंतर्गत अंकात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार होते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों मेजरमेंट के अंतर्गत आते हैं, इवैल्यूएशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। देन है 10 पॉइंट, मापन में एक स्थिति का ज्ञान होता है और यह संपूर्ण वातावरण से पृथक होती है, मूल्यांकन संपूर्ण वातावरण के संबंध में स्थिति का ज्ञान कराता है। मापन में वस्तु कितनी है इसका उत्तर दिया जाता है, यानी कि सुनंदा ने गणित में 56 अंक प्राप्त किए तो वह मापन है, और मूल्यांकन में वस्तु क्या है इसका उत्तर दिया जाता है। सुनंदा ने गणित में 55 अंक लेकर कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, यह मूल्यांकन है। क्लियर। अब समझ आया। मापन में डायरेक्टली आंसर बता दिया, बट मूल्यांकन में उसकी क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव की भी बात की गई है। 12 पॉइंट, मापन किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देन 13 पॉइंट है, मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के साथ नहीं की जा सकती, लेकिन मूल्यांकन के आधार पर की जा सकती है, यानी कि एक बच्चा आज कैसा है वो क्लास को टॉप कर रहा है, आप देख सकते हो। जैसे कि सुनंदा का एग्जांपल है, मैथमेटिक्स में इतने अंक लिए और कक्षा को टॉप किया, तो हम कह सकते हैं इन फ्यूचर भी वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी और अदर सब्जेक्ट में भी अच्छी होगी, क्योंकि उसने टॉप भी किया था। तो इसलिए मूल्यांकन के आधार पर हम उसकी सार्थकता कर सकते हैं। इस टाइप की और क्लासेस के लिए चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लेना या वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको सभी लिंक मिल जाएंगी। ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड या फोर्थ किसी भी सेमेस्टर से हो। असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। इसके ऑप्शन होते हैं कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है या संचयी ग्रेड सिस्टम क्या है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी एक ही क्वेश्चन के आंसर हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जाए, आंसर आपका यही है। तो शिक्षा के क्षेत्रों में छात्रों द्वारा दी गई प्रगति तथा अधिकांश का मूल्यांकन अति आवश्यक तथा अनिवार्य है, और अध्यापकों के लिए यह जानना भी उपयोगी रहता है तथा संतोषप्रद होता है कि उनका जो शिक्षण है वो कितने हद तक बच्चों को लाभान्वित कर रहा है। यानी कि अपने वर्ड्स में मैं समझाती हूँ, इसमें जो लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो। जब भी हम बच्चे का एग्जाम लेते हैं तो वो किस लिए लेते हैं, ये जानने के लिए कि हमने उसे जो पढ़ाया है वो कितनी हद तक सही पढ़ाया और उसे कितना समझ आया है। ठीक है। तो जैसे ही हम मूल्यांकन लेते हैं तो जिसमें छात्र प्रश्न पत्र दिए हुए होते हैं तो प्रश्नों के उत्तर करते हैं और उन्हें अंक प्रदान किए जाते हैं। ये अंक 0 से 100 तक के प्राप्तांक हो सकते हैं, और इनके आधार पर पूर्व निर्धारित मनचाहे विभाजन के आधार पर छात्रों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जो है वो प्राप्त कर दिए जाते हैं या प्रदान कर दिए जाते हैं। और यह प्रणाली वर्षों से बिना किसी संशोधन के चली आ रही थी, जिसका कोई तार्किक तथा वैज्ञानिक आधार नहीं है। क्योंकि एक बच्चा 59.8 अंक प्रदान कर रहा है तो उसे द्वितीय श्रेणी दी जाती है, और 60% को फर्स्ट श्रेणी हम कह देते हैं। आपने देखा होगा 10th 12th स्पेशली यूपी बोर्ड की अगर मैं बात करती तो उसमें आज तक यही सिस्टम चलता आ रहा है कि जो बच्चे 60% से ऊपर है वो फर्स्ट डिवीजन से पास है, जो 60 से नीचे हैं वो सेकंड, और जो 45 से नीचे हैं वो थर्ड। तो ये सिस्टम बेसलेस है। अगर किसी के 59.8 आए हैं तो उसे भी फर्स्ट डिवीजन का हमें क्रेडिट देना चाहिए, बट ऐसा
ऐसा हमारी जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें नहीं है। तो अंकन प्रणाली की इन्हीं कमियों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा आयोग के जो अंक स्थान थे उनके स्थान पर ग्रेडिंग सिस्टम का चुनाव किया, सॉरी फॉर इनकन्वेंस। तो उसके लिए उन्होंने ग्रेड देना स्टार्ट किया, जो कि 1975 में एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया था और इसे ग्रेड प्रणाली की सिफारिश की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्लान ऑफ एक्शन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में भी विश्वविद्यालय स्तर पर ग्रेड सिस्टम अपनाने की बात कही थी, यानी कि सिर्फ स्कूल में नहीं, कॉलेजेस में, महाविद्यालय में भी ग्रेड सिस्टम को देना चाहिए। अब इसके लिए ग्रेड सिस्टम क्या था वो देख लो। इस प्रकार ग्रेड प्रणाली के अपनाए जाने के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया और ग्रेडों की संख्या पर एक मत निर्णय नहीं लिया गया। कुछ छात्रों के मत में 5 बिंदु ग्रेड और कुछ में 7 को दिया गया। बट यहाँ पे जो नॉर्मल ग्रेडिंग प्रणाली है वो आप देख सकते हो, उसमें 7 पॉइंट्स होते हैं, ओ, ए, बी, सी, डी और ई और एफ। और इसमें क्या है, सबसे पहले एक ग्रेड की आप ये देख लो, वो आपकी ओ, ए, बी से एफ तक जाती है। देन अंक हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। शाब्दिक हम बोल सकते हैं जिसके 6 अंक हैं उसे हम विशिष्ट या आउट ऑफ स्टैंडिंग बोलेंगे। जिसके 5 हैं उसे हम ए का जो ग्रेड है वो देंगे और उसे हम अति उत्तम बोलेंगे। जो आपका बी होगा उसे हम 4 अंक देंगे और उसे हम उत्तम बोलेंगे, यानी कि अबव एवरेज। सी ग्रेड को हम औसत कहेंगे, डी ग्रेड को हम निम्न कहेंगे, ई ग्रेड को हम निकृष्ट यानी कि पुअर कहेंगे और एफ ग्रेड को हम वेरी पुअर कहेंगे। तो ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम था। शॉर्ट टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है, या इसी को आप 5 टाइप में भी बना सकते हो। 5 में बनाओगे तो आपको इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि ए, बी या सी आप किस पॉइंट से दोगे, ठीक है। तो ये भी ग्रेड सिस्टम का एक मतलब है जो आप निकाल सकते हो, यानी कि जिसे हम CGPA कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एंड होता है। आप अदर सब्जेक्ट की इस टाइप से क्लासेस भी चेकआउट कर सकते हो। एंड फॉर लर्निंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एवरी ईयर रिपीट होता है वो है खुली किताब परीक्षा। आपको इस चैनल पे बीएड की सभी सेमेस्टर की क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो खुली किताब परीक्षा जैसा कि नाम से ही है, ओपन बुक एग्जाम। तो खुली किताब परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें छात्र परीक्षा के दौरान अपनी पाठ्य पुस्तक या अन्य कोई किताब जिसकी उन्हें जरूरत पड़ती है की मदद लेते हैं और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कुछ ऐसे पाठ्यक्रमों में जहां शिक्षा का उद्देश्य यह देखना होता है कि छात्र नियमों तथा सूत्रों तथा तथ्यों का सही अनुप्रयोग सीख गए हैं या नहीं, तो उसके लिए एक खुली परीक्षा जो है, खुली किताब परीक्षा जो है वो कराई जाती है। इसके महत्वपूर्ण तत्व हैं जो कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग होते हैं। सबसे फर्स्ट है, जब शिक्षक यह चाहते हैं कि छात्र बताए गए तथ्यों को सिर्फ याद ही नहीं रखें बल्कि उनका सही प्रयोग करना भी सीखे, तो हम खुली किताब परीक्षा रखते हैं। सेकंड पॉइंट है, जब शिक्षक यह चाहते हैं कि छात्र यह सीख गए हैं कि एक समय सीमा के भीतर संबंधित सामग्रियों का प्रयोग कैसे किया जाता है। शायद यही कारण है कि गणित, सांख्यिकी, मनोविज्ञान के सांख्यिकी के परीक्षाओं में छात्रों को बहुत सारी तालिकाएं और सूत्रों की सूचियों की पुस्तिकाओं को उन्हें दे दिया जाता है। तो कुछ वर्ड्स हिंदी के हैं, आप इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हो। मेरे को भी वही प्रॉब्लम आती है कि मैं इंग्लिश में समझाने में, हिंदी में समझाने में, सॉरी। तो कोशिश रहती है कि थोड़े से वर्ड्स आपको इंग्लिश में भी समझा दिए जाएं। तो ओपन बुक परीक्षा का मतलब है जहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स को बुक दे दी जाए, उससे कहा ना जाए कि बुक बंद करो, सभी सामग्री उसके पास हो और उससे ये परीक्षा कराई जाए। इसका मतलब सीधे सीधे ये देखना होता है कि बच्चे में माइंड कितना है, उसकी माइंड का डेवलपमेंट कितना हुआ है, वो कैसे किसी भी क्वेश्चन का एक एक्यूरेट आंसर देता है और वो उसका प्रयोग किस टाइप से करता है। तो ये देखना खुली किताब परीक्षा की उपयोगिता होती है।